On this next part, that is quantum mechanical, and it is a wave mechanical model of atom. This particular concept shows the modern concept of the structure of atom. आपने अभी तक जो भी structures पढ़े हैं वो तो है ही, उसी को और modified करा गया. एंड इनिशियली द प्रॉब्लम अराइज, देखो इलेक्ट्रॉन्स को बोर्स के में बहुत से ड्रॉबैक आए थे. यू हैव डिस्कस अबाउट इट के इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कंटेनिंग more than one electron. It was unable to explain the fine spectrums of atom. It was not able to explain the effects of electrical and magnetic fields on the spectrum of atoms. So there were the certain problems. I have discussed few. तो जो प्रॉब्लम्स आई उसको आगे मॉडिफाइड करा गया है. लेकिन उससे पहले एक बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स का ड्वेल नेचर था. मीन्स ड्वेल नेचर इज बिहेव इन टू वेज. इट्स एक्ट्स एज बोथ एज अ पार्टिकल्स. जैसे नहीं होता इसमें आपके सब एटम का सब पार्टिकल है, हम जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं. अब हमें एक नई बात भी देखनी है कि इट वर्क्स एज अ वेव. तो इट हैज़ अ वेव नेचर ऑल्सो. सो वेव नेचर है तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो वेलोसिटी भी होगी, तो वेव लेंथ भी होगा, है ना. वेव है तो ये हर चीज़ और पॉसिबिलिटी है. तो इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जो मॉडर्न एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करा गया, जिसको हम कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. तो ये मॉडल बोर ने दिया, वो रिजेक्ट हुआ और अब नया जनरेट हुआ. इससे पहले एक साइंटिस्ट थे लुइस डी ब्रोगले. उन्होंने एक इक्वेशन हमें दी, डी ब्रोगल इक्वेशन. ठीक है, इसको हम समझेंगे. इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल आती है इसमें. तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? लुइस डी ब्रोगलिस. डी ब्रोगलिस यहाँ से लुइस आप कर सकते हैं. तो हमें साइंटिस्ट के नामों से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेट्स फोकस ऑन इट. डी ब्रोगलिस. दिस इक्वेशन बेसिकली देखो इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन की जो खासियत अब निकल के आई कि इट हैज़ अ ड्वेल नेचर. ठीक है, ड्वेल नेचर होने की वजह से मतलब दोनों प्रोस्पेक्ट्स हमें मालूम है. तो अब जाहिर सी बात है अगर वो वेव की तरह एक्ट कर रहा है या पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है तो उसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा. तो अब जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, उसके पास क्या है? मास. ये पहले भी पढ़ चुके हैं. तो इट विल कंटेन मास ऑल्सो, एज वेल एज इट विल ऑल्सो कंटेन्स अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी भी होगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ये दोनों चीज़ें हैं एंड हेंस इट शुड बी अ पार्टिकल. और ये पार्टिकल होगा तभी ये चीज़ होगी. अब सेम टाइम में अगर वो पार्टिकल है तो क्या है? मास भी जनरेट होगा उसका और काइनेटिक एनर्जी होगी. अगर वो एक वेव है तो क्या होगा? अगर वो वेव है तो जाहिर सी बात है कि इट विल डिफ्रैक्ट इन द सेम वे एज द लाइट वेव्स गेट डिफ्रैक्टेड, है ना. जैसे वेव्स आपकी लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट करती हैं, वैसे ये भी डिफ्रैक्ट करेगा, है ना. तो ये का पॉसिबिलिटी हो जा रही है कि ये, लेकिन फिर भी जो एग्जैक्ट नेचर की इसका क्या है, क्या हम इसको वेव में गिने या इसको पार्टिकल में गिने, तो अभी भी प्रॉब्लम थी. ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई डी ब्रोगलेस इक्वेशन से, जो कि लुइस डी ब्रोगलेस ने दिया था. अब उन्होंने क्या कहा भाई? अगर वो बात कह रहे हैं तो कुछ तो कहे होंगे. तो उन्होंने कहा जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब ड्वेल नेचर बिहेव करते हैं. ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्वेल नेचर शो करेगा. और उसके पास क्या होगा? उसके पास मास भी होगा, उसके पास वेलोसिटी भी होगी. ठीक है, तो जब वो मास और वेलोसिटी दोनों होगा तो जाहिर से देखो मास होने की वजह से वो पार्टिकल इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी होने की वजह से वो वेव इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक फॉर्मूला जनरेट कर लो जब दोनों चीज़ें आ रही हैं. तो उसने कहा कि यार वेवलेंथ भी तो होगी. जब मास है, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेवलेंथ भी होगी. ठीक है, तो उनने वेवलेंथ को भी बात करी कि वेवलेंथ भी होगी उस पार्टिकल की. अब उससे एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि वेवलेंथ जो हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो ये चीज़ उसके पास निकल के आ गई कि आप ये चीज़ें यहाँ पर, ये उन्होंने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया. अगर वो ड्वेल नेचर शो कर रहा है तो मास भी उसके पास, अगर वो पार्टिकल है, और अगर वो वेव है तो वेलोसिटी वेवलेंथ दोनों है. तो ये फॉर्मूला जनरेट. अब ये तो हमें मालूम है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं. ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये मास है ऑफ दैट पार्टिकल, ये क्या है? वेलोसिटी है. ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी? थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर आपको याद हो तो ये जो एम वी होता है ये आपका मोमेंटम के बराबर होता है. ये इक्वल्स टू मोमेंटम होता है ना. ठीक है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. तो आप यहाँ कर सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल.
सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो नंबर 1 इक्वेशन है, आप इसमें ये इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये भी एक, मतलब ये सब मैं बता रही हूँ न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं, ठीक है, डी ब्रोगलीस पे इक्वेशन आती है, ठीक। तो अब इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि वेवलेंथ का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। देखो यहाँ से देखो, वेवलेंथ किसके बराबर है, मास के इन्वर्सली है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, अगर मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, है ना। अगर मास आपका ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, मास कम है तो वेवलेंथ आपकी ज़्यादा है ना। तो ये थोड़ा ध्यान देके चलना कि हैवियर द पार्टिकल स्मॉलर विल बी द वेवलेंथ। क्योंकि इन्वर्सली का मतलब ही यही होगा कि अगर देखा जाए तो इट इज़ वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो अगर मास ज़्यादा है वेवलेंथ कम है, अगर मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम ए बुक ओनली, क्योंकि इसी में इंक्लूडेड है कि एक वेवलेंथ दी रखी है, क्रिकेट बॉल आप खेलते हो, उसका मास करीबन 150 ग्राम्स है। आप उसको जब थ्रो करोगे तो उसकी जो वेलोसिटी है करीबन 2500 सेंटीमीटर सेकेंड -1 है ना। तो ये इसकी कंडीशन है। अब आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला है, आपसे कहा जा रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द क्रिकेट बॉल ऑफ मास, आपको वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ आपको निकालनी आती है, फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि मास वेलोसिटी दे रखी, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की अपनी एक डेफिनेट वैल्यू चलती है, तो आप वही वैल्यूज़ लिखेंगे। अगर नई बुक क्वेश्चन में दिया रखा हो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया रखा हो तो भी आप याद करके घर से जाएंगे, आप वहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यूज़ को लिख लेंगे। अब कंडीशन आती है, यहाँ पे आपने सिंपल एज दैट अपनी वैल्यूज़ को लिख दिया। 6 × 10⁻⁻27, मास उनने कितना दिया रखा 150, ये कितना दिया रखा है 2500, तो करीब 1.767 × 10⁻32 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ रही है, वेवलेंथ आ रही है। तो अब यहाँ वेवलेंथ जो आप देख रहे हैं, वेवलेंथ कंपैरिजन टू बहुत स्मॉल है। अब क्रिकेट बॉल तो आपने देखी कितनी बड़ी होती है ना, तो उसका मास क्या ज़्यादा है। अब मास ज़्यादा होने की वजह से इसकी वेवलेंथ जो है कम आ रही है, तो मुश्किल हो जाता है कि आप है ना चीज़ें मेजर कर पाएँ। तो आप उसको है ना, उस बॉल को आप वेव में नहीं कंसीडर कर सकते हैं ना। कैसे वेव में कर, क्रिकेट बॉल का साइज़ देखो कितना बड़ा है, कैसे आप उसको वेव में कन्वर्ट कर मतलब देख लोगे। तो इस कंडीशन में बड़े ऑब्जेक्ट्स को ये मीनिंगलेस हो जाता है कि आप उनको कहें कि वो वेव की तरह बिहेव करें। यानी ये बात तय हो गई कि जो छोटे ऑब्जेक्ट होंगे उनकी वेवलेंथ ज़्यादा बैठेगी, तो यानी उन ऑब्जेक्ट्स को आप वेव्स में कंसीडर कर सकते। क्रिकेट बॉल हो गई या टेनिस बॉल हो गई, कोई भी बॉल आपको दे दी जाएगी तो आप उसको ड्वेल नेचर वो नहीं शो करेगा, वो वेव नहीं बिहेव करेगा, ठीक है, सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स बिहेव करेंगे। अब हमारा तो पॉइंट है कि हमें वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स की देखनी है। अब हमें देखना है कि क्या वाकई ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा। भाई मास है उसके पास तो इट इज़ बिहेविंग एज अ पार्टिकल, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या वो वेव की तरह शो करेगा, बिहेव करेगा, उसको हमें देखना है। देखो इसकी वैल्यू जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है, करीबन 9.108 × 10⁻28 ग्राम्स है, ठीक है। वेलोसिटी इसकी है 2.19 × 10⁻8, ठीक है। अब डी ब्रोगलीस की प्रिंसिपल के हिसाब से उसकी इक्वेशन लगा दो, तो आपने उसकी इक्वेशन लगा देनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वही डेफिनेट वैल्यू है। अब इनकी वैल्यूज़ लिख लो। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, देखो हमने तो कैलकुलेट ये हुआ है कैलकुलेटर से, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये 10⁻⁻8 होता है ना आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो बस इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में लिख दो। अब ये जो वैल्यू देखो, ये वैल्यू जो है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है हमारे पास, उसके थ्रू है ना हम है ना वेवलेंथ की वैल्यू को मेजर कर लेते हैं। तो ये वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो मेजरेबल है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ आ रही है ये वैल्यू आप मेजर कर सकते हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मास भी पोजेस करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो मेजरेबल भी है, आप उसको मेजर कर सकते हो। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वेव की तरह बिहेव करेगा। ऊपर वाली कंडीशन में वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा और नीचे वाली कंडीशन में वो वेव की तरह बिहेव करेगा। यानी अब इलेक्ट्रॉन्स का ड्वेल नेचर जो है वो
इस कंडीशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि इट विल हैव द ड्यूअल नेचर, इट विल बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। तो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। आप फॉर्मूले बेस्ड लिख लीजिएगा। कुछ चीज़ों में थोड़ा और हम इसको न्यूमेरिकल्स के लिए देख लेते हैं। नाउ वी हैव दिस न्यूमेरिकल, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी जिसकी कितनी है। कैलकुलेट द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है ना, आपको वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ की अगर याद हो ये फॉर्मूला होता है, आपको इसमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी दी रखी है, अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद हो हाफ mv² होता है। ये वैल्यू आपको दी रखी है। मास इलेक्ट्रॉन है तो मास का इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होता है, वो आपको याद ही करके आना है। दे विल नॉट गिव यू, अब डिपेंड करेगा कि kg ग्राम कुछ में क्या दिया रखा है आपको, ठीक है। ये वैल्यू आपको 4.55 इंटू 10⁻⁻25 दी रखी है। हाफ मास 9.108 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v², ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे v की वैल्यू तो ये 4.55 इंटू 10⁻⁻25 ये अपॉन में चला जाएगा 2 हो जाएगा, करीबन 9.108 इंटू 10⁻31 हो जाएगा, ठीक है। अब या अंडर रूट लगा दो या हाफ लगा दो, बाकी तुम्हारा कैलकुलेटर तो है ही। तो ये वैल्यू तुम्हें आ जाएगी 999.6 मीटर सेकेंड -1। अब आपको देखो यहाँ पे वैल्यूज़ बी की मिली हुई है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट तुम्हें मालूम है, इसकी तुम्हें मालूम है, वेवलेंथ तुम निकाल लोगे। बस इस वैल्यू को फिट करो। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है वो तुम्हें मालूम है करीबन 30⁻⁻34, और ये वैल्यू आपकी मास है 9.108 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो ये वेवलेंथ, देखो यही चीज़ है, या तो डायरेक्ट वेवलेंथ पूछी जाएगी, या नहीं दी रखी तो काइनेटिक एनर्जी दी रखोगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन है कि भाई इसमें वेवलेंथ पूछी गई, वेलोसिटी दी रखी है, तो बस उठा के लिख दो क्या जा रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या है क्या नहीं है, 6.626 इंटू 10⁻⁻24। मास की वैल्यू पता ही है 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू दी रखी 2.05 इंटू 10⁻7। बस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। बस ये आपका ईजी है, आप आराम से इससे कैलकुलेट कर सकते हो। यही दो तरीके होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, और जिसमें कोई चौथा या तीसरा तरीका नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। दीज टू, इन दोनों में से कोई एक ही पैटर्न आएगा, तो आप बुक से काफ़ी पैटर्न्स होंगे उसमें फोकस कर लीजिएगा, मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं।